आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक हम सब एक दूसरे पर निर्भर, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 98, आत्मनिर्भरता के प्रतीक, आपको पढ़कर सुनाते हैं, सुनते हैं। ब्राजील में एक ऐसी चींटी पाई जाती है जो कृषि पर निर्भर रहती है। सामान्य चींटियों की तरह दूसरों की कमाई पर निर्भर नहीं रहती। यह कुछ पेड़ों से गिरी पर टूटी हुई पत्तियां ले आती हैं और उन्हें अपने बिल में रखती हैं। किसान जिस तरह अपने खेत को अच्छी तरह जोतता, घास फूस निकाल कर बीज बोता है, उसी प्रकार ये चींटियां भी इन पत्तों का भली प्रकार निरीक्षण करती हैं। कहीं कोई कीड़ा या रोगाणु तो नहीं है। यदि पत्ता अच्छा हुआ तो वे इसमें एक विशेष प्रकार की फफूंद बोती हैं। पैदा की हुई फफूंद से ही इनका आहार चलता है। चींटी में स्वावलंबन के साथ गुण दोष विवेचन की क्षमता आश्चर्यजनक है। यदि कोई बंटवारा करना चाहे तो जिम्मेदार चींटियां उसके लिए नया बिल ढूंढ देती हैं। उसे विदा करते समय उन्हें यह ध्यान रहता है कि कहीं इसे आहार के अभाव में भूखों न मरना पड़े, इसलिए ये फफूंद का एक कण भी उसे देती हैं। इस कण को लेकर चींटी दूसरे बिल में जाती है और वहां अपनी फफूंद की कृषि जमा कर सुखपूर्वक रहने लगती हैं। साथियों, तुच्छ जीव में मनुष्य से बढ़कर विवेक भी कम विस्मय बोधक नहीं। तुच्छ जीव में मनुष्य से बढ़कर विवेक भी कम विस्मय बोधक नहीं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्रिश के शिष्य डॉक्टर लिंडा वर ने मधुमक्खियों का बहुत दिन तक अध्ययन किया और बताया कि उनकी प्रवृत्तियां मानव जीवन की गतिविधियों से विलक्षण साम्य रखती हैं। जिस प्रकार घर के मुखिया के आदेश पर घर के सब काम व्यवस्था पूर्वक चलते हैं, उसी प्रकार मधुमक्खियों में एक रानी मक्खी होती है। छत्ते की सारी व्यवस्था का भार उस पर ही होता है। छत्ते के सब निवासी उसके निर्देशों का अच्छी प्रकार पालन करते हैं। इन मक्खियों में विभाग बटे हुए होते हैं। कुछ मजदूर होती हैं जिनका काम छत्ते को बनाना, टूट फूट जोड़ना, छत्ते में कोई मर जाए उसे वहाँ से ले जाकर शमशान तक पहुँचाना, यह सब काम मजदूर करते हैं। कुछ सैनिक मक्खियाँ होती हैं, इनका काम है रानी मक्खी और छत्ते की बाहरी आक्रमणकारियों से सुरक्षा। मनुष्यों की फौज में कुछ सिपाही कायर और डरपोक हो सकते हैं, किंतु ये दुश्मन के संघर्ष में अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करती। ये उनसे मृत्यु पर्यंत लड़ती हैं। कुछ मक्खियों का काम फूलों से पराग लाना और उससे शहद बनाना होता है। इस तरह जिसको जो काम मिला होता है वह वही काम दत्त चित्त करती रहती हैं। छत्ते में दूसरी रानी मक्खी पैदा हो जाती है तो उसके लिए परिवार अलग कर दिया जाता है। रानी मक्खी अपने लिए उपयुक्त स्थान की खोज में चलती है, पर वह एक दिन में नहीं मिल जाता। रानी मूर्ख नहीं होती,
वह यद्यपि नन्हा सा कीट ही है, कुछ समय के लिए वह किसी पेड़ पर बसेरा डाल लेती है और अपने सभासदों को आदेश देती है कि वे ऐसा स्थान ढूंढें जहां जल की समुचित मात्रा उपलब्ध हो, पराग के लिए फूल और घना जंगल हो तथा स्थान ऐसा हो जहां नींव जमाने में दिक्कत न हो। आमतौर पर यह जहां पहले छत्ते लगे होते हैं उन स्थानों पर ही नया छत्ता बनाते हैं। उससे मोम की दीवार वृक्ष से चिपकाने में सुविधा रहती है। स्थान के चुनाव में कई बार इनसे मतभेद हो जाता है। यदि 2-4 मक्खियों में ही विरोध रहे तब तो वे स्वयं अपनी भूल मानकर छत्ते में मिल जाती हैं, पर यदि मतभेद इतना हो कि 2 दलों में विभक्त होने की स्थिति आ जाए तो रानी मक्खी अपनी समझदारी से काम लेती है। वह जिस पक्ष को उचित मानती है उसे लेकर नए स्थान में चली जाती है और बाद में अपने विशेष दूत भेजकर अपने बिछुड़े साथियों को भी वहां बुला लेती है। इस स्थिति में विरोधी पक्ष चुपचाप चला आता है और अपने दल में सम्मिलित होकर काम करने लगता है। डॉक्टर लिंडावर के अनुसार मक्खियों में इससे भी विलक्षण मानसिक गतिविधियां चलती हों तो कोई आश्चर्य नहीं। यह 2 उदाहरण इसलिए दिए गए हैं कि मनुष्य यह न मान ले कि न्याय, नीति, ईमानदारी, विकास आदि की बौद्धिक क्षमताएं केवल उसे ही मिली। जीवों में कई जीव अतिसभ्य संसार में रहने का दावा कर बैठे तो उनकी बात को असत्य सिद्ध करना कठिन हो सकता है। यह उदाहरण इस बात के प्रतीक हैं कि संसार के संपूर्ण जीवों में व्याप्त आत्मचेतना एक ही है। सब में एक ही प्रकार की न्यूनाधिक नई नई प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। मनुष्य केवल इसलिए अपवाद है कि उसमें प्रत्येक जीवन की संभावनाएं विलक्षण रूप से भरी गई। वह अपने आप में एक स्वतंत्र सत्ता है, इसलिए उसे यह सोचने समझने का अवसर मिलता है कि हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य को कैसे सार्थक किया जा सकता है, यही तो प्रश्न है चिंतन के। हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है नंबर 1, और उस उद्देश्य को कैसे सार्थक किया जा सकता है। प्रोफेसर JBS हॉल्डेन का कथन है, 1 लाख वर्ष पूर्व कोई ऐसा एकाकी मनुष्य का जोड़ा था जो अकेला एक ही था। उसी से आज के संपूर्ण मनुष्यों का आविर्भाव हुआ है। हम सब मनुष्य दूर के रिश्ते में सगे भाई हैं और सगे भाइयों जैसा व्यवहार ही हमें करना चाहिए। और आगे तत्व दर्शन की ओर बढ़ें तो डॉक्टर हॉल्डेन के ही मतानुसार आज से लगभग 7,000 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी में कोई एक प्राणी था, चाहे तो वह प्रोटोजोआ एक कोशीय जंतु था या फिर कोई आत्मचेतना संपन्न प्राणी। उसी से सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों का आविर्भाव हुआ। इस तरह हमें मात्र मनुष्यों में ही भाईचारे का संबंध नहीं देखना चाहिए, वरन संपूर्ण प्राणियों में एक ही आत्मचेतना का परिष्कार देखना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों के प्रति मैत्री, करुणा और आत्मभाव तत्व दर्शन का वह सिद्धांत है जो हमें शीघ्र ही
ईश्वर से मिला देता है। जब सब अपने ही भाई बंधु नाती पोते पिता बाबा माँ बहन बुआ भतीजे हैं तो किसके साथ छल कपट अनीत और अन्याय किया जाए। इसी प्रश्न को बार बार चिंतन मनन करते हैं। साथियों, स्वाध्याय सत्संग के इसी क्रम में इस पुस्तक का लगभग समापन होने को है। आखिरी पैरा बचा है, अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। पृष्ठ 101 से सारा संसार एक परिवार। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।